सबसे पहले कीवी की खेती शुरू करने से पहले आदमी जो पहले से अच्छे तरह से बगीचे लगे हुए हैं उनका निरीक्षण कर ले और उसकी जानकारी प्राप्त कर ले। सर, आपके क्या क्या प्रोडक्ट आप उसके बनाते हैं? हम एक तो स्क्वैश बनाते हैं, स्क्वैश 3 किस्म का है। एक ये वाला स्क्वैश है, इसमें 3 गुना पानी मिला करके हम पीते हैं। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे हम उम्र साथियों, क्या आपने कभी सोचा कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? सिर्फ आराम करेंगे या फिर कुछ साल कहीं और नौकरी कर लेंगे और या फिर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे? ऐसा कुछ जिससे आपको अपना जीवन परिपूर्ण लगे और फिर वक्त और ज़माने से कोई शिकायत ही ना रहे। आज एक ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करवा रही हूँ जिन्होंने सेवानिवृत्त होकर मिसाल कायम की, जिन्हें ईयर 2019 में 70 साल की उम्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके प्रयास से उनके गांव को एक विशेष पहचान मिली। खुशहाली आज उस गांव के हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मेरे युवा साथियों, कौन कहता है उत्तराखंड में रोजगार की कमी है? बस दृष्टिकोण बदलना होगा। एक बार नौकरी को रोजगार की श्रेणी से हटाकर देखिए, आपको रोजगार ही रोजगार नजर आएंगे। सरकार की बेशुमार योजनाओं का फायदा उठाने की पात्रता रखते हैं आप मोटिवेटेड रहें, आपको मोटिवेशन मिलता रहे, इसी कोशिश में है आज की वीडियो। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का शामा गांव आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज शामा गांव को कीवी गांव के नाम से जाना जाता है। इसका श्रेय जाता है भवान सिंह कोरंगा जी को, जो आज कीवी मैन के नाम से जाने जाते हैं। आसपास ही नहीं, दूर दराज के लोग भी उनसे जानकारी लेने के लिए आते हैं। गांव के काश्तकार कीवी बागवानी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ग्राम पंचायत शामा में क्लस्टर स्तर पर कीवी का उत्पादन किया जा रहा है। अकेले भवान सिंह कोरंगा जी के बगीचे से पिछले साल 120 क्विंटल यानी कि 12,000 किलोग्राम कीवी का उत्पादन हुआ। इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य फलों की तुलना में कीवी से कितना अधिक मुनाफा हुआ होगा। उत्तराखंड के बाकी गांवों की तरह इस गांव को भी प्रकृति की मार झेलनी पड़ती है और जंगली जानवरों से भी जूझना पड़ता है। मेरा साधुवाद कीवी मैन भवान सिंह मासाब को, जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद ग्राम्या परियोजना के तहत परमार यूनिवर्सिटी सोलन में प्रशिक्षण लिया, समय समय पर वैज्ञानिकों से तकनीकी जानकारी लेते रहे, हिमाचल के काश्तकारों के बगीचों को विजिट किया। ईयर 2022 में भवान सिंह कोरंगा जी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। ऐसी ही प्रतिभा से आपकी मुलाकात होगी आज की वीडियो में। आप हैं भवान सिंह कोरंगा जी। सर, मैं ये चाहूंगी कि आप ही अपने बारे में सब कुछ बताएं तो ज़्यादा सही रहेगा। मैडम, मैं भवान सिंह कोरंगा, सामा ग्राम, जनपद बागेश्वर, उत्तराखंड का निवासी हूँ। और जिस गांव को कीवी गांव भी कहा जाता है। अब कीवी गांव कहा जा रहा है। मैं इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में काम करता था और 2009 में प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुआ। और सेवानिवृत्त के बाद चूँकि मेरे पास काफ़ी समय था और मुझे बचपन से ही बागवानी का शौक़ था, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मिली थी, तो मैंने इस काम को शुरू किया। और 2009 से मैं लगातार पौधे लगाते आ रहा हूँ। आज हमारे बगीचे में लगभग 550 पौधे हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। पिछले साल का हमारा उत्पादन 120 कुंटल का कीवी का था। 350 पौधा अभी फ्रूटिंग में है, बाकी अभी छोटे हैं। सर, पहले थोड़ा सा गांव के बारे में बताइए। यहाँ इस गांव में लगभग 200 परिवार रहते हैं, जिसमें 90 परिवारों ने कीवी के पौधे लगा लिए हैं। और अगल बगल के गांव जैसे लीती का गांव है, भनार, रमाड़ी, पनियाली, ये कई दूसरे गांव हैं जहाँ के काश्तकार भी काफ़ी इसको देख करके प्रेरित हुए और पूरे क्षेत्र में लगभग 300 परिवारों ने कीवी की बागवानी शुरू कर दी है।
चाहे उनके पौधों की संख्या कम हो या ज़्यादा हो। सर ये आपकी नर्सरी लग रही है मुझे तो। जी हाँ, ये कटिंग के द्वारा नर्सरी रखी गई है। कीवी के पौधे दो तरह से तैयार किए जाते हैं। एक तो बीज बो करके पहले साल पौधा तैयार किया जाता है, दूसरे साल उस पर ग्राफ्टिंग की जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि जाड़ों के दिनों में जब हम प्रूनिंग करते हैं उसमें से 6 इंच से लेकर 9 इंच लंबाई के और पेंसिल की मोटाई के बराबर कटिंग्स को लेकर के ज़मीन पर गाड़ते हैं और उनसे नर्सरी तैयार की जाती है। इस तरह से जो नर्सरी तैयार की जाती है वो तो साल भर में तैयार हो जाती है, दिसंबर में पौधा तैयार हो जाएगा। और जो ग्राफ्टिंग के द्वारा पौधा तैयार किया जाता है उसको 2 साल लगते हैं। अगर हम केवल नर्सरी की बात करें तो आप आज के काश्तकार को या आज के युवा को क्या एडवाइस देंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको इस फील्ड में आगे आना चाहिए? कोई भी व्यक्ति कीवी की नर्सरी तैयार कर सकता है लेकिन नर्सरी तैयार करने से पहले उसको अपना बगीचा तैयार करना पड़ेगा ताकि उसको कटिंग मिल सके, या अगल बगल में गांव में पुराने पौधे किसी के पास हों तो वो उनसे कटिंग लेकर के तैयार कर सकता है। लेकिन कटिंग से पौधा तैयार करने के लिए उसको पहले विभाग में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा, चाहे वो बीज से पौधे तैयार कर रहा है या कटिंग से तैयार कर रहा है। और इसके लिए मात्र वृक्ष होना भी जरूरी होता है। कम से कम उसके बाद 10, 15, 20, 25 जब मात्र वृक्ष होंगे उसी के बाद वो नर्सरी तैयार कर पाएगा। और नर्सरी तैयार करने के लिए उससे पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। ये व्यवसाय काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है, लेकिन प्रशिक्षण लेना, अनुभव प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। आज वर्तमान में काफ़ी इसकी डिमांड है और काफ़ी अच्छी कीमत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई। सर प्रशिक्षण के लिए गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम होंगी, उसके इंस्टीट्यूट होंगे? यहाँ पे तो उत्तराखंड में अभी प्रशिक्षण की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। हिमाचल में इस पर कई तरह के प्रशिक्षण वहाँ के यूनिवर्सिटियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। नर्सरी ये जो कटिंग द्वारा पौधे तैयार किए गए हैं, ग्राफ्टिंग द्वारा या बीज द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो तो बाहर खुले में हो सकते हैं। बीज तो अंदर पॉली हाउस में जमाना पड़ता है, लेकिन पौधा फिर बाहर ट्रांसप्लांट करके बाहर ही तैयार किया जाता है। लेकिन कटिंग के द्वारा जो पौधा तैयार किया जाता है उसको ज़्यादातर पॉली हाउस के अंदर ही उसको तैयार करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए पॉली हाउस को ग्रीन नेट से ढकना ज़रूरी होता है ताकि सनलाइट ज़्यादा नहीं जाए और बहुत ज़्यादा गर्मी न पड़े। और इसमें सिंचाई की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कटिंग से जो पौधा तैयार करते हैं जल्दी रूट डेवलपमेंट नहीं होता है, तो इसलिए काफ़ी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। ये पॉली हाउस में यहाँ पे 2 तरह की हमारी व्यवस्थाएं हैं। एक तो ये काले जो लटके हुए हैं ये स्प्रिंकलर है, इससे हम सिंचाई करते हैं। अच्छा। और दूसरे जो ये सफ़ेद रंग के छोटे लग रहे हैं ये फॉगर है। जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है दिन में दोपहर में तो पौधों के मुरझाने का खतरा रहता है, इसलिए उस खतरे से बचने के लिए फॉगर चलाते हैं। इनसे एक प्रकार का फॉग बनता है, काफ़ी नमी पॉली हाउस के अंदर आ जाती है और पौधे का मुरझाने का खतरा कम होता है। सर ये जो आपका पॉली हाउस है, फॉगर है, और ये क्या चीज़ कहा आपने? ये स्प्रिंकलर। तो इसके लिए आपको क्या गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी वगैरह मिली है? नहीं मैडम, इसके लिए कोई सब्सिडी नहीं, कोई प्रोविजन भी नहीं है। पॉली हाउस का तो है, हाँ। लेकिन बाकी जो सेटअप अंदर का जो चेंज हमने किया है वो स्वयं अपने संसाधनों से। तो अभी तक मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इस सेटअप के लिए सब्सिडी देने का? इसका ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। ये आपने तो बहुत हेलनट भी बहुत जगह लगी हैं, बहुत लार्ज स्केल पे आपने किया है। इस समय कितने साल हो गए सर आपको ये करते हुए? ये 15 साल हो गए। 15। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पौधे प्रोवाइड किए थे और थोड़ी बहुत जानकारी उनके पास जो थी वो उन्होंने हमें उपलब्ध कराई। उसके बाद यहाँ पर 5 साल ग्राम्य का प्रोजेक्ट चला था और ग्राम्य में पैसे की कमी नहीं होती है, जिस तरह की हमको आवश्यकता होती है उसी तरह का वो प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो इसी के तहत उन्होंने सबसे पहले तो हमारा हिमाचल प्रशिक्षण करवाया था। हम लोग 2 बार हिमाचल में जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर आए हैं YS परमार यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा एक बार वहाँ के बागों का हमने विजिट किया, वहाँ के बागवानों से भी हम मिले।
इस फल में, इन पेड़ों में सामान्यतः कोई बीमारी नहीं लगती है। कभी कभार बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब ज़मीन में बहुत अधिक नमी हो और जड़ों पे या पौधे पर फंगस का प्रभाव पड़ जाए। अन्यथा बीमारी नहीं लगती है, कोई कीड़ा नहीं लगता है, जिसकी वजह से रसायनों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। दूसरे फलों के मुकाबले में ये एक प्रकार से पूर्णतः, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है ये पेड़। हाँ, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, लेकिन कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे इसकी जड़ों में प्रूनिंग करनी पड़ती है, हर एक शाखा को काटना पड़ता है। ऐसे ही गर्मियों के दिनों में भी प्रूनिंग करनी पड़ती है, किन किन शाखाओं को कहाँ से किस दूरी पर कैसे काटें। अगर हमको इसकी जानकारी नहीं होगी तो फल का आकार हमारा बढ़ नहीं पाएगा। फल की साइज़ को बढ़ाने के लिए हैंड पॉलिनेशन भी करना ज़रूरी होता है। पराग मादा फूलों तक नर फूल से पूरा नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हाथ से परागण करते हैं। और हाथ से परागण करने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फलों का साइज़ बड़ा हो जाता है और इसके मार्केट में जितना बड़ा फल होगा उतनी ही इसकी अच्छी कीमत मिलती है। सर, आपका कहने का मतलब ये है कि मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से तो प्लांट लगाया ही जाता है, लेकिन अगर उसके अलावा सेल्फ पॉलिनेशन किया जाए तो अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि सामान्यतः हम 5-6 से लेकर के 8-9 फीमेल के बीच में एक मेल पौधा लगाते हैं। मेल से फीमेल तक पराग हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा जाता है, लेकिन कभी कभी उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाता है जितनी मात्रा में फीमेल फ्लावर को ज़रूरत होती है। अगर हम हाथ से पॉलिनेशन करते हैं, जिसमें नर फूल को तोड़ करके मादा फूल के मुंह पर टच किया जाता है और एक नर फूल से 8-10 मादा फूलों का परागण किया जा सकता है, तो पराग काफ़ी मात्रा में फूल को मिल जाता है और इससे फल का साइज बड़ा होता है। कीवी की खेती का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जंगली जानवर इसको नुकसान नहीं पहुंचाते। इवन बंदर या लंगूर भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एंटी हेलनेट, ओला रोकने वाली जाली का प्रयोग करना आवश्यक होता है और ये आदमी को अपने संसाधनों से करना होता है। गवर्नमेंट अगर इसमें कोई मदद दे सके तो वो उसका हम स्वागत करेंगे। तो कुछ लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे होंगे? जी हाँ, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है। पार्ट टाइम काफ़ी लोग को काम मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना काम की हाँ, कितना काम करता हूँ। बगीचे में कभी कभी 1-2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी 24-25 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कीवी की हिंदुस्तान में मुख्य रूप से 4 फीमेल प्रजातियां हैं, जिसमें हैवार्ड, एलिसन, ब्रूनो और मोंटी, और एक 5वीं प्रजाति भी है एवर्ट। वो थोड़ा सा कम मात्रा में उसका उत्पादन होता है। सबसे अच्छी मार्केट हैवार्ड की है, लेकिन हैवार्ड के साथ थोड़ी सी एक दिक्कत है कि वो हर साल समान फलत नहीं देता है। एक साल अच्छी फसल होती है तो दूसरे साल कम होती है। एलिसन दूसरी पसंद हिंदुस्तान के मार्केट की है, जो खाने में भी मीठा होता है और काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदा होता है। अन्य जो प्रजातियां हैं, एवर्ट हो गए है और मोंटी है या ब्रूनो है, इनकी भी अच्छी खासी मांग होती है। दोनों सबके साइज़ में थोड़ा सा अंतर होता है और सबके एक जैसा रेट हमको मिल रहा है, बशर्ते कि हमारा साइज़ अच्छा हो। इससे हमको जाड़ों में ही लगाना होता है। जनवरी और फरवरी का महीना इसके पौधारोपण के लिए सबसे बढ़िया है। किसी भाई को किसी काश्तकार को, किसी युवा को अगर नया बगीचा लगाना हो तो सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, कि वो जानकारी प्राप्त कर ले, बगीचों को देख ले, उसके बाद गड्ढे खोदे। गड्ढा जिस खेत में भी लगा रहे हैं उसको किनारे की तरफ कम से कम 4 मीटर जगह छोड़ करके पहला गड्ढा खोदना चाहिए। खेत के दूसरे किनारे पर भी 4 मीटर की जगह छोड़ करके वो गड्ढा खोदेगा या निशान लगाए। उसके बाद उसके बीच की दूरी को नाप करके वो ये कोशिश करे कि गड्ढे से गड्ढे की दूरी या पौध से पौध की दूरी 6 मीटर हो। एग्जैक्ट 6 मीटर नहीं भी होती है, 6.25 हो सकती है, 5.5 हो सकती है या 5.25 हो सकती है। तो इतनी दूरी पर निशान लगाने के बाद गड्ढा खोदे। अगर हो सकता है तो एक लाइन में, सीधी लाइन में ही गड्ढे खोदने चाहिए। गड्ढा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा होगा और उसके बाद उसमें कम से कम 2-3 टोकरी 40-50-60 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके गड्ढे को भर लें। और गड्ढा भरते समय एक बात की सावधानी रखें कि सारी मिट्टी उसकी उसी गड्ढे में भर दें, चाहे गड्ढा ऊपर तक क्यों न उठ जाए। धीरे धीरे मिट्टी बैठ जाएगी और कुछ समय के बाद पौध का रोपण करेगा। पौधारोपण के बाद थोड़ी सी सिंचाई करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। उसके बाद जब नई कलियाँ निकल आएंगी तो सिंचाई की सावधानी बरतनी पड़ती है।
सिंचाई में एक बात का ध्यान रखना होता है कि बहुत अधिक सिंचाई न करें, जड़ के आसपास कीचड़ न बने, लेकिन जड़ के आसपास हमेशा नमी बने रहे, इस बात का वो ध्यान रखें। पौधा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और चूँकि कमज़ोर तने वाला होता है इसलिए उसको उसके पास में एक डंडा गाड़ना पड़ता है, मोटा सा डंडा, जिसके सहारे पौधे को ऊपर ले जाएगा। इसका लिपटने का स्वभाव है, डंडे पर लिपटने लगेगा तो उसको बार बार खोल करके हल्का सा बांध करके ऊपर चढ़ाना होगा, 6 फीट की ऊंचाई तक वो ले जाए। दूसरे साल फिर उसको फैलाने की कोशिश करें। पौधे को बढ़ाते समय तो केवल लकड़ी का ही डंडा लगाना पड़ेगा, लेकिन पौधा जब 6 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसको 6 फीट की ऊंचाई पर फैलाना होता है। इसके लिए वही लगभग 5.5-6 मीटर की दूरी पर टी आकार के एंगल स्टैंड है, जिसको टी बार कहते हैं, ये है आपका टी आकार। जहाँ तक इसकी मार्केटिंग का सवाल है, अगर हम थोड़ी सी मात्रा में फल पैदा कर रहे हैं या किसी क्षेत्र में थोड़ा सा ही पौधा लगा हुआ है तो मार्केटिंग में थोड़ा सा कठिनाई है। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में फल का उत्पादन होता है तो मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर की पार्टियाँ 50 कुंटल, 100 कुंटल, 200 कुंटल इस तरह की डिमांड करते हैं। अगर उनको ऐसा फल मिल जाता है एक जगह पे तो वो ले जाने के लिए या ख़रीदने के लिए हमेशा संपर्क में रहते हैं। रही बात कि हम किस क्वालिटी का फल तैयार करें और किस क्वालिटी का फल हमारा अच्छा बिकता है, तो इसमें सामान्यतः 100 ग्राम के आसपास का या 100 ग्राम से ऊपर का जो फल होता है उसकी कीमत अच्छी होती है, वो ए ग्रेड का माना जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में 100 ग्राम से ऊपर के फल को ए ग्रेड का कहते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में 80 ग्राम से ऊपर का फल ए ग्रेड की श्रेणी में आता है और उसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। उसके बाद 60 ग्राम से लेकर के 80 ग्राम के बीच का जो फल होता है वो सामान्यतः यहाँ बी ग्रेड का माना जाता है, उसकी भी मार्केट में अच्छी वैल्यू होती है। 60 ग्राम से नीचे का जो फल होता है उसकी कीमत कम मिलती है, लेकिन वो फूड प्रोसेसिंग में काम आता है तो उसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड होती है। तो आदमी को ये प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक उसके बगीचे में ए ग्रेड का फल तैयार हो, और उसके लिए सारी टेक्निक उसको सीखनी होगी। इसका भविष्य काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी कीवी की डिमांड है, मुझे लगता है कि उसका 10% भी हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता, तो 90% बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है। गवर्नमेंट इसमें, उत्तराखंड गवर्नमेंट तो इसमें प्रयास कर रही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कीवी मिशन लागू किया है, जिसमें 20% काश्तकार को खर्च करना होता है और 80% गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन जो छोटा काश्तकार है उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं फिर आपके माध्यम से पुनः गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहूँगा कि छोटे काश्तकारों के, छोटे से छोटे काश्तकारों के लिए भी इस योजना को लागू कर दिया जाए, ताकि वो छोटा काश्तकार भी लाभान्वित हो सके। सबसे पहले कीवी की खेती शुरू करने से पहले आदमी जो पहले से अच्छी तरह से बगीचे लगे हुए हैं उनका निरीक्षण कर ले और उसकी जानकारी प्राप्त कर ले। बिना जानकारी प्राप्त किए हुए इस काम को शुरू न करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ सामने आ जाएंगी। आज के युवाओं को जो नौकरी के लिए अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और छोटी छोटी नौकरी के लिए शहर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम, मेरा युवाओं से ये कहना है कि अगर उनके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है या दूसरे लोग जिनकी ज़मीन बंजर पड़ी है वो ज़मीन छोड़ करके बाहर गए हैं, उस ज़मीन को लीज में ले करके अगर इसकी खेती कर सकें तो बहुत अच्छा है। और कोई किसी भी उम्र का व्यक्ति इस काम को कर सकता है। मैं आज 74 वर्ष का हूँ, लेकिन मुझे इसकी खेती करने में कहीं किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत आनंद आता है। मुझे शायद करोड़ों रुपया मिल करके वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी जो मुझे ये फल और ये पौधे देते हैं। मैडम, छोटा काश्तकार भी इस काम को कर सकता है। सामान्यतः एक नाली ज़मीन अगर किसी के पास है तो उसमें 8 पौधे लगते हैं, और 2 नाली ज़मीन अगर है तो 16 पौधे लगते हैं। तो एक नाली में भी काश्तकार शुरुआत कर सकता है। 8 पौधे अगर लगेंगे उसमें एक मेल होगा, 7 फीमेल होंगे। 7-8 सालों के बाद फीमेल पूरी फलत में आ जाएगा और एक पौधे से लगभग 50 किलो फल मिल सकता है। अगर 50 किलो मिलेगा, 7 पौधों से 7×5 35, 3.5 कुंटल उसको फल मिल जाएगा। मान लीजिए 100 रुपये किलो फल बिक रहा है तो 35,000 रुपये मिल जाएगा। 200 रुपये किलो मिल गया तो 70,000 रुपये मिल जाएगा। और इससे अच्छा फ़ायदा उसको किसी दूसरे फल पौधों से या किसी अन्य बागवानी वाली फसलों से नहीं हो सकती। वर्तमान में गवर्नमेंट का जो कीवी मिशन चल रहा है वह बड़े काश्तकारों के है, छोटे काश्तकारों के लिए उसमें सुविधा नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से निवेदन कर रहे हैं कि 1 नाली 2 नाली में भी इस योजना को लागू किया जाए। एक पेड़ पर कम से कम 4,000-5,000 रुपये का खर्चा आता है।
छोटे काश्तकार के लिए इतना खर्च करना भी मुश्किल होता है। सर, आपके क्या क्या प्रोडक्ट आप इसके बनाते हैं? मैडम, हम एक तो स्क्वैश बनाते हैं। स्क्वैश 3 किस्म का है। एक तो ये वाला स्क्वैश है, इसमें 3 गुना पानी मिला करके हम पीते हैं। दूसरा शुगर फ्री बनाते हैं। शुगर फ्री हमारे 2 किस्म के हैं। एक शुगर फ्री ये है जिसमें किसी तरह की कोई चीज़ मिली नहीं रहती है, ये केवल कीवी के पल्प से तैयार होता है। दूसरा शुगर फ्री स्क्वैश हम एक और बनाते हैं जो मीठा भी होता है, और इस मिठास के लिए इसमें हम स्टीविया बनाते हैं। इसके अलावा हम अचार बनाते हैं। ये कीवी अच्छा, कीवी का अचार भी बनता है? जी हाँ, कीवी का अचार बनता है। काफ़ी अच्छी मांग है इसकी, क्योंकि दूसरे लोग इसको नहीं बनाते हैं। काफ़ी बिकता है। और ये आपका इनोवेशन है? हाँ जी, हाँ जी हाँ। और ये कीवी जैम है, इसकी भी अच्छी डिमांड रहती है। और इसके अलावा ये कीवी की चटनी है, ये नया बना है, इस पर लेबल नहीं लगे हैं। ये प्रोसेसिंग का यहीं पे होता है। यहीं की महिलाओं को, कुछ महिलाओं को हमने ट्रेंड कर रखा है और वही महिलाएं बनाती हैं। तो ये आपका जो है, ये सब आपके क्रेट जो हैं ये तैयार हैं आपके मेरे अंदाज से डिलीवरी के लिए। और ये जो आपका है, ये आपका बड़ा कंटेनर लग रहा है। हाँ, ये 5 लीटर का है। अच्छा। और कुछ 2 लीटर के भी बने हुए हैं। जैसी जैसी मांग होती है उसी हिसाब से हम बनाते हैं और उसी हिसाब से भेजते हैं। इसकी मार्केट लोकल भी है, स्थानीय मार्केट भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा कपकोट, बागेश्वर, अल्मोड़ा, भवाली, हल्द्वानी, चंपावत, द्वाराहाट। मतलब आपको मार्केट की कभी दिक्कत नहीं रही? नहीं, अब कभी दिक्कत नहीं है। अब तो जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो संपर्क करने लगे हैं। वो कहते हैं कि अपने जहाँ जहाँ भी हम बिक्री के लिए अपना सामान ले जाते हैं उस क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम करेंगे। तो उम्मीद है कि कारोबार धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक हमने कृषि विषय पढ़ा था, और हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने कृषि से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियाँ हमको दी थी। वो हमें हमेशा उनकी बातें हमें प्रेरित करती रही। मैं आज आपके माध्यम से फिर गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूँगा कि कृषि विषय को किसी न किसी स्तर तक स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ाया जाए, उसका निश्चित तौर पर फायदा हो। अफसोस कि उत्तराखंड बागवानी के क्षेत्र में अब तक अपनी पहचान नहीं बना पाया है। सरकार एप्पल मिशन लाई, लेकिन हम हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसी गुणवत्ता वाले सेब पैदा नहीं कर पाए। अब कीवी मिशन लाया गया है। क्या उत्तराखंड की कीवी देश भर में अपनी पहचान बना पाएगी? जब बागवानी और टूरिज्म ही राज्य का भविष्य है, तो हमारे पास YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जैसी सुविधाएं क्यों नहीं हैं? हमारे काश्तकारों को प्रशिक्षण के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल क्यों जाना पड़ता है? सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आती है, लेकिन हम लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? अपनी ओपिनियन शेयर करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए मायने रखते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई सोच के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।